नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं धीरेन्द्र नाथ तिवारी, अर्थशास्त्र प्रवक्ता, जवाहर नवोदय विद्यालय कानपुर देहात। आज की इस क्लास में सूक्ष्म अर्थशास्त्र के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और रोमांचकारी चैप्टर प्रतिस्पर्धा रहित बाजार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। शिक्षार्थियों, यह दूसरा भाग है। आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम एकाधिकारी तथा पूर्ण प्रतियोगिता के मध्य अंतर स्पष्ट करेंगे और साथ ही हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उत्पादन बंद बिंदु निर्धारित होता है। जहाँ तक अंतर की बात है तो अगर हम देखें, सबसे पहला अंतर तो विक्रेताओं की संख्या को लेकर होता है। और विक्रेताओं की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो वास्तव में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है। उनकी यह संख्या इतनी अधिक होती है कि ना तो क्रेता और ना ही विक्रेता अपने मांग और पूर्ति को बढ़ा घटाकर बाजार को प्रभावित करने में सक्षम होता है। जबकि अगर हम एकाधिकारी की तरफ चलते हैं तो एकाधिकारी एकमात्र विक्रेता होता है और वह बहुत सारे क्रेताएं उसके सामने होते हैं। यहाँ पर अगर हम विक्रेता की बात करते हैं तो वास्तव में वह एकमात्र विक्रेता है और साथ ही वो ऐसी वस्तु को विक्रय कर रहा है जिसकी प्रतिस्थापन बाजार में बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। अगर हम अंतर के आधार की बात करें तो दूसरा अंतर हम आवागमन की सुविधा के आधार पर करेंगे। आवागमन की सुविधा जहाँ तक पूर्ण प्रतियोगिता में है, पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म जा सकती है, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं पाई जाती। जबकि एकाधिकारी के संदर्भ में किसी भी नई फर्म का एंट्री या प्रवेश संभव नहीं है। जैसे ही कोई नई फर्म प्रवेश करती है तो हम देखते हैं कि एकाधिकारी समाप्त हो जाता है। उत्पादन का अगर हम स्वभाव की बात करें तो जो वस्तु उत्पादित होती है पूर्ण प्रतियोगिता में वो समरूप होती है, एक समान होती है। रूप, रंग, आकृति, गुण इत्यादि से एक समान वस्तु को ही सभी विक्रेता को बेचना होता है। जबकि अगर हम एकाधिकारी की बात करें तो यहाँ पे कीमत विभेद भी संभव है। वास्तव में एकाधिकारी अपनी एक वस्तु को अलग अलग कीमत पर अलग अलग क्रेताओं को बेच सकता है। इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। मांग वक्र का अगर हम स्वभाव की बात करते हैं तो एकाधिकारी और पूर्ण प्रतियोगिता का मांग वक्र में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। जहाँ तक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के मांग वक्र की बात है तो यहाँ पर कीमत का स्वीकारक होने के कारण प्रत्येक फर्म के पास एक ऐसा मांग वक्र प्राप्त होता है जो कि एक्स अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा, सीधी रेखा के रूप में होता है। जबकि एकाधिकारी का जो मांग वक्र है वो मांग का नियम लागू होने के कारण, वस्तु की मांग बेलोजदार होने के कारण बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है। कीमत निर्धारण की जहाँ तक क्षमता की बात है तो यहाँ पर उद्योग कीमत का निर्धारक होता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत और प्रत्येक फर्म को कीमत स्वीकारक के रूप में जाना जाता है। जबकि एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत का स्वयं निर्धारक होता है। अगर हम दीर्घकालिक संतुलन की बात करें तो दीर्घकालीन संतुलन की अवस्था में पूर्ण प्रतियोगी फर्म को सामान्य लाभ ही मिलेगा, जबकि एकाधिकारी को असामान्य लाभ मिलेगा। प्रशिक्षुओं, वास्तव में एकाधिकारी और पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो भी अंतर हैं ये बार बार हर परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम डिटेल में अभी एक के बाद एक सारे बिंदुओं को रेखा चित्रों के माध्यम से भी समझाएंगे। जहाँ तक साधनों के प्रवाह की बात है, पूर्ण प्रतियोगिता में फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पाया जाता है। उत्पादन के सभी साधन स्वतंत्रतापूर्वक पूर्णतया प्रवाहित होते हैं। जबकि विक्रेता एक ही है एकाधिकारी के संदर्भ में, तो अगर आपको रोजगार चाहिए तो उसी एक ही विक्रेता के पास आपको जाना होता है। तो यहाँ पे संसाधनों का प्रवाह भी रुका हुआ होता है, प्रतिबंधित होता है। संसाधनों का अनुकूलतम अगर हम प्रयोग की बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है और यह प्रयोग हम अभी रेखाचित्र के माध्यम से दिखाएंगे कि किस प्रकार न्यूनतम कीमत और न्यूनतम औसत लागत पर पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अधिकतम उत्पादन की मात्रा
क्रेताओं के पास उपलब्ध होती है, जिससे हम कह सकते हैं संसाधनों का अधिकतम और अनुकूलतम प्रयोग पूर्ण प्रतियोगिता में ही संभव है। जहाँ तक यहाँ अगर हम एकाधिकारी की बात करें तो यहाँ पर उपभोक्ता तथा संसाधनों का शोषण होने के गुंजाइश होती है। कारण यह है कि संतुलन के बिंदु पर यहाँ पर वो लाभ को ही ध्यान में रखते हुए संतुलन स्थापित करता है और वह उतनी ही मात्रा बेचता है जिस पे उसकी सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो जाती है। इस ऐसी अवस्था में उसकी औसत लागत औसत आगम से कम होने के कारण उसे लाभ मिलता है। अगर हम कल्याणकारी उद्देश्य की बात करें तो यहाँ हम देखते हैं किस प्रकार यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता में कल्याणकारी स्वभाव पाया जाता है, जबकि अगर हम एकाधिकारी की बात करेंगे कल्याणकारी कार्यों की कमी पाई जाती है। प्यारे बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकारी का मांग वक्र, जहाँ तक मैंने अभी आपको बताया कि मांग वक्र की बात है, तो अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो पूर्ण प्रतियोगी फर्म की मांग वक्र देखा जाएगा तो कीमत उद्योग ने निर्धारित की है और इस कीमत पर आप चाहे जितनी मात्रा अपनी वस्तु की बेच सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगी तथा एकाधिकारी का मांग वक्र, अगर हम मांग वक्र की बात करते हैं तो वास्तव में पूर्ण प्रतियोगी फर्म के पास कीमत निर्धारित होकर आता है और इस कीमत पर वह चाहे जितनी मात्रा को बेच सकता है। ऐसी अवस्था में उसके समक्ष जो मांग वक्र आता है, स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि एक सीधी सरल रेखा के रूप में पाया जाता है, जहां एक बार 10 रुपये कीमत निर्धारित हो गई, इस 10 रुपये कीमत पर यह फर्म चाहे जितनी मात्रा को बेचना चाहे बेच सकती है। इसके बाद अगर हम एकाधिकारी की बात करते हैं तो एकाधिकारी का मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर एकाधिकारी को अपनी वस्तु की अधिक इकाई को बेचना है तो उसे अपनी वस्तु की कीमत को कम करना पड़ेगा। अधिक इकाई को वह या तो एग्जिस्टिंग जो वर्तमान में उसके उपभोक्ता है उनको अधिक मात्रा में प्रेरित करके बेचना चाहता है, ऐसी अवस्था में उसे कीमत कम करना पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि नए कस्टमर्स उसको खरीदें, उसकी वस्तु को खरीदें, तब भी उसको अपनी वस्तु की कीमत को कम करना पड़ेगा। तो मांग का नियम लागू होने के कारण प्रत्येक एकाधिकारी के समक्ष जो मांग वक्र होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है। स्लाइड में आप हरे रंग की रेखा देख रहे हैं जिसमें हमने AR वक्र बनाया है। यही AR वक्र, यही औसत आगम वक्र वो एकाधिकारी का मांग वक्र होता है। तो जब हम मांग वक्र की तुलना करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पूर्णतया लोचशील मांग वक्र है पूर्ण प्रतियोगिता के संदर्भ में, जबकि यहाँ पर हम एकाधिकारी के संदर्भ में देखते हैं कि मांग का वक्र जो है वो बेलोचदार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उसके एक ही विक्रेता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक है। इसके बाद दीर्घकालीन अगर संतुलन की हम बात करते हैं तो बाईं तरफ जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं डायग्राम, इस डायग्राम में हमने पूर्ण प्रतियोगिता का दीर्घकालीन संतुलन दिखाया है। लॉन्ग रन AC, LAC, LMC, लॉन्ग रन AC और MC कर्व है। साथ ही LAR और LMR वक्र जो है वो लॉन्ग रन एवरेज और रेवेन्यू कर्व है पूर्ण प्रतियोगिता का। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं संतुलन की स्थिति में AC और MC जहाँ पे देखिए E बिंदु पर काट रहे हैं, तो इस स्थिति में संतुलन की स्थिति में इसकी कीमत, औसत लागत और औसत आगम तीनों चीज़ें समान है। जबकि हम यही संतुलन एकाधिकारी के संदर्भ में देखते हैं तो हम पाते हैं कि वह बिंदु जहाँ पर एकाधिकारी का सीमांत आगम वक्र सीमांत लागत वक्र को काट रहा है, उस बिंदु से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, तो हम पाते हैं कि एकाधिकारी हरे रंग के जो स्क्वायर है इस वर्ग के में निहित क्षेत्रफल के अनुसार उसको असामान्य लाभ मिल रहा है। तो दीर्घकाल में एकाधिकारी को असामान्य लाभ मिल रहा है और दीर्घकाल में ही पूर्ण प्रतियोगी फर्म को सामान्य लाभ मिल रहा है। जहाँ तक संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग की बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सही आंसर नहीं दे पाते। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आपके सामने दोनों के संतुलन को अलग अलग दिखाया है। बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो पूर्ण प्रतियोगी फर्म का दीर्घकालीन संतुलन है,
दाईं तरफ अगर आप देखते हैं तो एकाधिकारी फर्म का दीर्घकालीन संतुलन है, और इन दोनों ही रेखाओं को हमने मर्ज करके समाहित करके एक दूसरा डायग्राम बनाया है जो सेंटर में बना हुआ है, बड़े साइड आकार का भी है। इसके अंदर हमने दोनों के तुलनात्मक अध्ययन को दिखाने की कोशिश की है। तो शिक्षार्थियों, जहाँ तक पूर्ण प्रतियोगी का दीर्घकालीन संतुलन है, अभी हमने आपको बताया कि संतुलन बिंदु पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार इनका AR AC के बराबर है और साथ ही MR MC के भी बराबर है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसको, लेकिन अगर हम एकाधिकारी की बात करते हैं तो संतुलन बिंदु पर एकाधिकारी का MC MR के तो बराबर है, लेकिन इस बिंदु से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हम पाते हैं कि AC AR से कम है, यानी औसत आगम औसत लागत से अधिक है। तो संतुलन बिंदु पर एकाधिकारी का दीर्घकाल में औसत आगम औसत लागत से अधिक है, जबकि संतुलन बिंदु पर दीर्घकाल में पूर्व प्रतियोगी फर्म का औसत आगम औसत लागत के समान है। तो शिक्षार्थियों, अगर औसत आगम औसत लागत के समान है तो सामान्य लाभ प्राप्त होता है। अब अगर हम इन दोनों रेखा चित्रों को मिला करके एक नई रेखा चित्र बनाते हैं तो अब आप नीचे आ जाइए बड़े वाले रेखा चित्र में। यहाँ हम देखते हैं कि LMR जो वक्र है वो सीमांत आगम वक्र है एकाधिकारी का, LARM जो वक्र है वो औसत आगम वक्र है एकाधिकारी का, जबकि ऊपर आप देखेंगे जो ऑरेंज कलर में दो लाइनें हैं, औसत लागत और सीमांत लागत वक्र है। अगर हम इन दोनों को तुलना करते हैं तो पूर्ण प्रतियोगी फर्म का संतुलन उस बिंदु पर है जहां पे AC MC को इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पर MC AC के बराबर है, और हमें ये जानकारी है कि MC AC को उसके न्यूनतम बिंदु पर ही काटता है। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगी फर्म का संतुलन उस बिंदु पर हो रहा है जहां पर औसत आगम औसत लागत न्यूनतम है, जबकि अगर हम संतुलन की बात करते हैं तो MC MR जो मोनोपोली का है वो नीचे EM बिंदु पर काट रहा है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके अगर हम देखते हैं तो इसकी कीमत भी ज़्यादा है और OPM कीमत वसूल रहा है और OPP कीमत है पूर्ण प्रतियोगी फर्म का। तो हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगी फर्म कम कीमत पर अधिक मात्रा को बाजार में प्रस्तुत करने में सक्षम है, जबकि एकाधिकारी के समक्ष संतुलन बिंदु पर उसको अपना लाभ को अधिकतम करना है। इस लाभ के अधिकतमीकरण करने के कारण उसका ARAC से अधिक है और परिणाम स्वरूप हरे रंग का जो एरिया है वो असामान्य लाभ का इंडिकेटर है। जहाँ तक संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग की बात है, पूर्ण प्रतियोगिता में कम कीमत और कम लागत पर अधिक वस्तु की मात्रा उपलब्ध होती है, जबकि एकाधिकारी में औसत आगम औसत लागत से अधिक होता है। ऐसी स्थिति में एकाधिकारी का संतुलन उस बिंदु पर होता है जो कि फर्म का अनुकूलतम आकार नहीं है, क्योंकि फर्म का अनुकूलतम आकार उस बिंदु को कहते हैं जहां MC AC को इंटरसेक्ट करती है, MC AC को काटती है। आप देखिए हरे रंग का जो डायग्राम है बाईं तरफ वो पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए दिखाया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं संतुलन बिंदु पर औसत आगम औसत लागत के भी बराबर है, क्योंकि MC AC को इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि ये फर्म का अनुकूलतम आकार है, यानी कि न्यूनतम लागत पे फर्म यहाँ वस्तु को उत्पादित करने में सक्षम है। साथ ही इस फर्म को सामान्य लाभ मिल रहा है। जबकि अगर हम दाईं तरफ देखते हैं एकाधिकारी का संतुलन, तो एकाधिकारी के संतुलन की स्थिति में MC MR तो बिंदु पर इक्वल है, लेकिन आप देखेंगे कि इस बिंदु पर AR जो है वो AC से अधिक है। तो हरे रंग का एरिया जो है वो आपका असामान्य लाभ का इंडिकेटर है। तो शिक्षार्थियों, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी दोनों को अगर हम मर्ज करके एक तीसरा डायग्राम बनाते हैं तो हम आपके सामने देखेंगे कि किस प्रकार ARM औसत आगम वक्र है एकाधिकारी का, LMRM वक्र एकाधिकारी का सीमांत आगम वक्र है। यहाँ पे AC और MC दोनों के लिए समान है, क्योंकि लागत का स्ट्रक्चर दोनों ही प्रकार के फर्मों के लिए समान माना जा सकता है। अगर हम देखते हैं कि दोनों ही प्रकार की फर्मों को समान लागत ढांचे का सामना करना पड़ रहा है,
ऐसी स्थिति में हम दीर्घकालीन संतुलन पाते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता का वहाँ पे होगा जहाँ MC/AC को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि फर्म का अनुकूलतम आकार है। इस स्थिति में आप देखिए कि अगर हम देखेंगे कि अगर हम एकाधिकारी से इसे हम कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि संतुलन MC/MR मोनोपोली का EM बिंदु पर होता है, और EM बिंदु से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो हम पाते हैं कि इसका AC/AR से कम है, यानी कि औसत लागत औसत आगम से कम है, यानी कि ये ज़्यादा कीमत वसूल रहा है औसत लागत से। जबकि पूर्ण प्रतियोगी फर्म औसत लागत और औसत आगम, उसकी कीमत और औसत लागत दोनों बराबर है, तो सामान्य लाभ की स्थिति में अब हम ये देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगी फर्म ज़्यादा मात्रा, कम कीमत और कम लागत पर बाजार में प्रस्तुत करने में सक्षम है अगर ये तुलना हम एकाधिकारी से करते हैं तो। एकाधिकारी में कल्याणकारी कार्यों की कमी पाई जाती है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में आप देखेंगे कि वस्तु क्रेताओं के लिए कम कीमत पर अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। तो उत्पादक अथवा विक्रेता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एकाधिकारी बेहतर होता है, लेकिन अगर हम देश, अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता की दृष्टि से देखते हैं तो वास्तव में पूर्ण प्रतियोगिता बेहतर मानी गई है। आइए अब हम देखते हैं उत्पादन बंद बिंदु किसे कहते हैं। क्या अल्पकाल में हानि प्राप्त करने वाली फर्म उत्पादन को अल्पकाल में ही बंद कर सकती है? यदि हाँ तो कब, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? यह एक रेखाचित्र आपके सामने है जिसमें हम 3 डायग्राम के माध्यम से ऐसा दिखा रहे हैं। रेखाचित्र नंबर 1 में आप देखेंगे अगर उत्पादन को तत्काल बंद कर दिया जाए तो कुल हानि TFC के बराबर होती है, लेकिन अगर उत्पादन को चालू रखा जाता है तो कुल हानि जो है TR माइनस TC के बराबर होती है, क्योंकि अब TR का अमाउंट आप वस्तु को बेचने से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले रेखाचित्र में हम देखते हैं कि अगर उत्पादन को तत्काल बंद कर देती है फर्म, तो आप देखेंगे जो ऑरेंज और येलो कलर का एरिया है ये दोनों मिलाकर उसे हानि हो रही है। लेकिन अगर वो वस्तु का उत्पादन करते हैं और उसको बेचते हैं तो येलो कलर का जो एरिया है वह एरिया कवर करने में सक्षम है, यानी कुल स्थिर लागत के साथ साथ कुल परिवर्तनशील लागत का भी एक अच्छा हिस्सा फर्म कवर करने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में उसकी हानि जो है वो कम हो जाती है और अब खाली ब्राउन कलर का जो एरिया है वही उसकी हानि का इंडिकेटर है। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं चाहे वो उत्पादन को तत्काल बंद कर दे या उसको उत्पादन को जारी रखे, दोनों ही स्थिति में उसकी हानि समान ऑरेंज कलर, जो आपका ऑरेंज कलर का एरिया है इसी एरिया के बराबर उसको हानि हो रही है। तीसरी स्थिति में देखते हैं अगर उत्पादन को जारी रखती है तो उसका हानि बढ़ कर के डबल हो जाती है, और उसका मुख्य कारण क्या है? उत्पादन बंद बिंदु वह बिंदु होती है जिस बिंदु पर वस्तु की कीमत उसकी औसत परिवर्तनशील लागत के समान हो जाती है। ऐसी स्थिति में वह उत्पादन जारी रखे या बंद कर दे, दोनों ही अवस्था में उसको समान रूप में हानि होती है, इसलिए यह उत्पादन बंद बिंदु कहता है। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उत्पादन बंद बिंदु वह बिंदु होता है जब अल्पकाल में एक हानि प्राप्त करने वाली फर्म अपने उत्पादन को बंद करने के लिए मजबूर हो जाती है। यह वह बिंदु है फर्म की वस्तु को बेचकर मिलने वाली कीमत उसकी औसत परिवर्तनशील लागत के ABC के समान होती है, जो कि रेखाचित्र नंबर 2 में दिया गया है। तो इस क्लास में हमने आपको सबसे पहले तो एकाधिकारी और पूर्ण प्रतियोगिता के मध्य तुलनात्मक अध्ययन किया। हमने आपको बताया कि दोनों के मांग वक्र में भी अंतर है। पूर्ण प्रतियोगी फर्म का मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होता है, जबकि एकाधिकारी का मांग वक्र बेलोचदार बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है। हमने आपको बताया कि संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग पूर्ण प्रतियोगिता में ज़्यादा अच्छा होता है एकाधिकारी की तुलना में। साथ ही हमने आपको बताया कि अल्पकाल में एक हानि प्राप्त करने वाली फर्म अपने उत्पादन को कब बंद करने के लिए तैयार हो जाती है। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।